अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ फ़नाए जुनून बाय मिरहर राजपूत एपिसोड 19। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है और साथ ही ये भी बताएं कि इस नावल का कौन सा कैरेक्टर आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए इस नावल को वक्त ज़ाया ना करते हुए जल्दी से हम इसे शुरू करते हैं। आप आज ऑफिस से जल्दी आ गए, खैरियत? तो शास्मिन बेगम जो कि शूट के लिए बाहर ही जा रही थी, इस वक्त दोपहर में अब्दार साहब को घर में इंटर होते देख तशवीश से पूछने लगी। हाँ, मैं फ्री ही था तो सोचा घर चला जाऊं, फिर मशायम को भी डिस्चार्ज मिल चुका है तो मैंने सोचा उसका भी हाल दरियाफ्त कर लूँ। अब्दार साहब के बताने पर शास्मिन बेगम ने उसी वक्त अपनी नज़रें घुमाई। मतलब आप सबका मतलब आप उसका हाल दरियाफ्त करने के लिए घर आए हैं? क्या शाम को नहीं हो सकता था? नहीं शास्मिन, उसे गोली लगी है, वो भी हमारी दुश्मनी की वजह से। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी खिदमत करें, उसकी इयादत करें। अब्दार साहब ने मोबाइल पॉकेट में डालते उनके चेहरे पर आए तल्ख जहरीले तासुरात को देखा। कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारी कुछ नहीं लगती। आपने मेरे बेटे को किस मुसीबत में डाल दिया है। उसकी इयादत करने की बजाय उनकी तलाक करवाए जल्दी से, वरना मामला अपनी पहुंच से बहुत दूर चला जाना है। शास्मिन बेगम के लहजे में सिर्फ जहर घुला था। शास्मिन, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो अभी ज़ख्मी है, इस हालत में हम उसे हवेली से बाहर निकाल सकते हैं? हवेली से बाहर नहीं निकाल सकते। बात को समझा करो और अब चलो मेरे साथ जावियान के कमरे में। अब्दार साहब ने शास्मिन बेगम का हाथ पकड़ा और जावियान के कमरे की जानिब ले गए बढ़ गए। कमरे का दरवाज़ा नॉक करते अंदर बढ़ते उन्होंने देखा मशायम बेड पर नीम दराज थी और जावियान उससे दूर सोफे पर बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो अब? मशायम की पूरी तवज्जो खींचते वो लोग अंदर दाखिल हुए और उसके पास ही जा खड़े हुए, जबकि शास्मीन बेगम उसे देखते ही महज कोफ्त से नज़रें घुमा गई। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है अब ठीक हो। आप लोग बैठे ना, खड़े क्यों हैं? मशायम बेड पर सीधी होकर बैठती अपनाई से बोली जब अब्दार साहब ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। नहीं शुक्रिया बेटा, बस हम तुम्हारी तबीयत ही पूछने आए थे, अपना ख्याल रखो। और जावियान, मशायम बेटी की अब बैंडेज तब्दील कर दो वरना ज़ख्म ख़राब हो जाएगा। अब्दार साहब ने जावियान की जानिब देखा जो मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। फिर वो उनकी बात पर हामी भरता इस बात में सर को जंबिश दे गया। शासिन बेगम तो उसे एक्सरे वाली नज़रों से घूर रही थी जब देखते ही देखते उनकी नज़र मशायम की गर्दन पर जा ठहरी। आज उसका दुपट्टा थोड़ा लूज था, इसलिए वो बखूबी उसकी गर्दन को देखने लगी जहाँ उसकी ब्यूटी बोन के पास एक तिल था, जिसे देखकर शासिन बेगम चौंकी थी। उसी लम्हे उनका जहन घूमा था। उन्हें याद आया था कि जरलीन शाह का भी बिल्कुल उसी जगह पर तिल था। जब उन्होंने मंगनी के तोहफे पर उसे नेकलेस पहनाया था तब उन्होंने देखा था सेम तिल बिल्कुल उसी जगह पर, वैसी ही गर्दन। ये सब क्या था? नहीं, इस एक पल में मशायम से जरलीन का एहसास क्यों होने लगा था? उन्हें लगा था जैसे वो मशायम नहीं जरलीन शाह हो। मगर जब नज़र उसके चेहरे से टकराई तो सारा यकीन चकनाचूर हुआ। जरलीन का कलर इतना साफ तो ना था, उसमें एक अजीब सी कशिश थी जो लोगों को अपनी जानिब खींचती थी। वो मशायम में भी थी, मगर उसकी रंगत मुख्तलिफ थी, उसके नकोश मुख्तलिफ थे। उसका चेहरा ही तो था जो सबको धोखे में डाले हुए था। बेगम, चलो मुलाजमा को कहना बच्ची के लिए सूप बना दे। अब्दार साहब ने उनके बाजू में अपना हाथ डाला और बाहर की जानिब बढ़ गए, जबकि शासीन बेगम की सोचें अब बस उसी पर अटक कर रह गई। उन्हें मशायम का सारा बायोडेटा भी मिल चुका था, जिससे उन्हें कुछ खास पता ना चल सका, मगर अब उनका जहन बन रहा था कि वो उसकी चची से जाकर मिले, उनसे सारी बात पूछे और उसे जल्द से उसके घर भेज दे। जबकि दूसरी जानिब अंदर जावियान मलिक सोफे से उठकर मशायम के पास आते उसका बाजू धीरे से पकड़ते देखने लगा, जहाँ से थोड़ा थोड़ा खून अब रसने लगा था। जब ये देखकर उसने बैंडेज बॉक्स को अपने पास रखते मशायम की जानिब देखा। आप मेरी पट्टी करेंगे? आंखें झपकती मासूमियत से बोली तो जावियान ने अपनी आंखों को इस बात में हरकत दी। क्यों, तुम मुझसे नहीं करवाना चाहती? जावियान ने बॉक्स को खोलते सफ़ेद पट्टी और आयोडीन को बाहर निकालते साइड टेबल पर रखा। नहीं, वो नर्स ने मेरी शर्ट उतार कर पट्टी की थी। वो इंतहाई भोलेपन से बोलने लगी तो उसकी बात सुनते जावियान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तो क्या आप भी ऐसे ही पट्टी करेंगे? उसे खामोश देखती वो फिर से सवाल करने लगी। हाँ, मैं शायद तुम्हारा शौहर हूँ, मैं कर सकता हूँ। मुकाबिल का लहजा इस्तेहाक से भरा था। फिर जावियान ने उसका बाजू पकड़ते देखना चाहा, लेकिन मुझे शर्म आएगी, मैं आपसे पट्टी नहीं करवाऊंगी। मशायम ने उसके चेहरे से नज़रें हटाते हुए झुका ली तो जावियान ने महसूस किया कि पट्टी तो वाकई ही बहुत एहतियात से करनी होगी।
एहतियात से होनी थी। तुम आंखें बंद कर लेना, फिर नहीं आएगी। जावियान का अंदाज शरारती था, जिस पर मशायम का चेहरा सुर्ख होने लगा। मगर आप मेरे बाजू को देखेंगे। मशायम उसके सामने इतनी मासूम बन जाती थी कि अगर कल को जावियान को हकीकत का पता चलता तो वो गश खाते हुए मर जाता। वो तो सिर्फ शरारती थी, मासूम तो ज़रा नहीं थी। जाहिर है अब मैं देखे बगैर तो कर नहीं सकता, देखना तो पड़ेगा ही। जावियान ने उसके बाजू पर ढीली गिरफ्त रखते घूर कर देखा। नहीं, फिर मैं आपसे नहीं करवाऊंगी। मशायम ने नफ़ी में सर हिलाते अपना बाजू उससे दूर किया। ऐसा करो, तुम मेरी स्लीवलेस शर्ट पहन लो, तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाएगी और मेरे लिए भी। जावियान उसके पास से उठा और अपनी वार्डरोब से स्लीवलेस शर्ट निकालने लगा। वार्डरोब से अपनी स्लीवलेस वाइट कलर की शर्ट निकालते, वहां से टर्न लेकर दरवाजे को लॉक लगाते, उसने बेड के करीब आते मशायम के सामने अपनी शर्ट की, जिसे फ़ौरन से थामते हुए तज़ब्ज़ब का शिकार होने लगी। लेकिन मुझे फिर भी शर्म आएगी जावियान। मशायम का चेहरा शर्म से लाल टमाटर हुआ, अचानक से जैसे उसकी सांसें मुंतशिर होने लगी हो। तो क्या शर्ट भी मैं बदल दूँ? तुम बस आंखें बंद कर लेना। उसका अंदाज तंज़िया था या नॉर्मल, मैं शायद समझ न सकी, जबकि कुछ वक्त पहले उसने मुलाजमा को ही उसकी पट्टी बदलने को कहा था, मगर उसने मुलाजमा को भेज दिया था कि वो उनसे अपनी पट्टी नहीं बदलवाएगी। नहीं, मैं खुद ही पट्टी कर लूँगी। बहुत सोचने के बाद उसने सोचा कि वो खुद ही कर ले, वरना अगर जावियान करीब आया ना तो वो भी कहीं बेख्तियार ना हो जाए, कहीं भूल ना जाए कि वो ज़लील नहीं बल्कि मशायम है। नहीं, तुमसे नहीं होगा, मैं कर देता हूँ, तुम बस आंखें बंद कर लो, 5 मिनट का काम है, हो जाएगा। जावियान ने उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब करते कहा। तो मशायम को ऐसा लगा जैसे उसका दिल अभी उछल कर बाहर आ जाएगा। मगर जावियान, आप रहने दें, मैं कर लूँगी, आप करेंगे तो मुझे शर्म आएगी। मशायम ने अपना रुख उसकी जानिब करते मज़ाहमत करनी चाहिए जब जावियान ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। एक अजीब सा एहसास था उसके करीब आने पर जो उसे महसूस होता था। जब उसी वक्त जावियान ने उसे सख्ती से घूरा तो मशायम के तासुरात ढीले पड़े। मैंने कहा है ना, मैं कर देता हूँ, तुम बस अपनी आंखें बंद करो फ़ौरन से। जावियान ने उसकी पूरी खुली ब्राउन आंखों में अपनी सुरमई आंखें डालते हुए कहा तो मशायम अपनी लरजती पलकों के साथ अपनी आंखें बंद करने लगी। जावियान, प्लीज़ आप लाइट बंद कर लेना। बंद आँखों से ही हाँफती हुई वो फिर से रंधी हुई आवाज़ में बोली तो उसकी बात सुनते जावियान के होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आई। मगर मशायम, अगर लाइट बंद कर दूंगा तो तुम्हारी बैंडेज कैसे बदलूंगा? उसके हल्के खौफ में घिरे चेहरे को देखते जावियान ने अगली नज़र उसकी मरोड़ती उंगलियों में डाली, जो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में पेवस किए अपनी उंगलियों को कभी चटकने तो कभी मरोड़ने लगी थी। लेकिन मुझे घबराहट हो रही है। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपने हवासों में रहे, वरना जावियान के करीब आने से जो उसकी जान जाती थी वो उससे अनजान न थी। मशायम, रिलैक्स रहो, कुछ नहीं देखूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हारी बैंडेज बदलूंगा, यकीन है ना तुम्हें मुझ पर? उसकी थोड़ी खुलती आंखों में देखते वो जांचते लहजे में बोला तो मशायम ने संजीदा चेहरे से फ़कत अपने सर को अज़बात में जंबीश दी। फिर बस आंखें बंद करो और यकीन रखो। शनाया के जाने के बाद नेहान का जैसे उस रिपोर्ट पर से ध्यान ही हट गया। उसने दोबारा से मोबाइल पकड़ा तो मोबाइल पर आए नोटिफिकेशन को देखा। बनी का मैसेज आया हुआ था। जब वो एक लंबा सांस लेती, बेड पर बैठती, इंस्टा को ओपन करती, उसकी जानिब से आए सवाल को पढ़ने लगी। सुनो एंजल, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर आपकी मोहब्बत किसी और से मोहब्बत करती हो तो क्या करना चाहिए? मनी की तरफ से आया ये सवाल नेहान के सीधा दिल पर जाकर लगा था। नेहान का दिल एक पल को रुका था। उसने दोबारा से मसनूई हवा में एक लंबा सांस मुंतकिल किया था। ज़रूरी नहीं कि आपकी मोहब्बत जिससे मोहब्बत करती है वो भी आपकी मोहब्बत से मोहब्बत करे। इसलिए बेहतर यही है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसे अपनी मोहब्बत का इल्हाम करवाएं। फिर जो जवाब मिलेगा सिर्फ उसके मुताबिक आगे चले। और अगर आपकी मोहब्बत को आपसे मोहब्बत नहीं तो किनारा कशी करे। और अगर आपकी मोहब्बत को उससे मोहब्बत नहीं तो अपनी मोहब्बत को हासिल करने की पूरी कोशिश करें। नेहान ने मुस्तहकिम सा जवाब दिया तो दूसरी जानिब इस्तराबी की कैफियत में डूबे शहज़ल मलिक ने उसकी जानिब से आए जवाब को पढ़ते अपनी आंखें ज़ोर से मींची। मगर मैं कैसे प्रपोज़ करूं? उसके दिल में तो कोई और होगा। डूबते दिल से बोझल उंगलियों से उसने मैसेज टाइप किया तो दूसरी जानिब से फ़ौरन से जवाब आया। कोशिश करने में हर्जी क्या है? एक जुमले में आए जवाब को पढ़ते उसने ठाना था वो नेहान से बात करेगा, उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बताएगा। वैसे भी जावियान तो उससे मिलने से रहा, फिर उसकी मोहब्बत को वो अपने दिल में रख कर क्या ही करेगी? और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसे अपनी मोहब्बत का इल्हाम अब नेहान शाह पर करना ही था। अपने बालों में फंसाई उंगलियों को खींच कर निकालते हुए बेड से उठता अपने कमरे की बालकनी में चला गया, जहाँ सूरज ढलने लगा था। आसमान पर
कलाहट छाने लगी थी। शाम हो रही, इसने अटल इरादा किया था वो निहान शाह से मिलने जाएगा। तो दूसरी जानिब निहान शाह अपने मोबाइल को बंद करती, बेड पर रखती, अपने कमरे से निकलती, वक्त गुजारी के लिए अपने अस्तबल चली गई। दूसरी तरफ बाला शाह अभी तक कॉल में मसरूफ था जब शनाया मलिक चेंजिंग रूम से बाहर निकलती, अपनी साड़ी के पल्लू को हाथ में पकड़ती ड्रेसिंग के सामने जा खड़ी हुई। बाला आज कॉल में मसरूफ था, इसलिए उसने सोचा कि वो जल्दी से मेकअप भी कर ले, फिर एक दफ़ा ही उसके होश सही से उड़ाए। जबकि शीशे से ही एक भरपूर नज़र खुद पर डालते उसने ड्रेसिंग के आगे ही पड़ी बेशुमार लिपस्टिक में से एक डार्क रेड कलर की लिपस्टिक पकड़ी और फ़ौरन से अपने पंखड़ी जैसे होठों पर लगानी शुरू की। इस रेड कलर की लिपस्टिक में उसके निखरे होठ मज़ीद निखर गए। फिर उसने काजल को पकड़ते अपनी आंखें खोलकर बंद करते एहतियात से लकीर खींची तो यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें नहीं, झील का किनारा हो जिसमें आज वो बाला शाह को डुबाना चाहती थी। उसके बाल अब पूरी तरह खुश हो चुके थे। उसने अपने बालों में ब्रश किया, मगर उसके ब्लाउज़ की पिछली डोरी खुली थी जिसे उसने जानबूझकर बंद नहीं किया था, या फिर बाला शाह को बहकाने के लिए उसने अपनी डोरी को खोल रखा था। ड्रॉ को खोलते उसमें पड़ी अपनी बारीक नथनी निकालते उसने फ़ौरन से अपनी नाक में पहनी। अभी वो पहन ही रही थी जब बाला शाह बालकनी से मुड़ता हुआ अंदर कमरे में दाखिल हुआ, तो उसे लगा सामने शनाया मलिक नहीं बल्कि कोई अप्सरा ही खड़ी हो। उसके होश दूसरी दफ़ा ठिकाने लगे थे। उसे आज अपनी नाराज़गी का कत्ल होता हुआ महसूस हो रहा था, और उसकी कातिल वो हसीन लड़की थी जो अपने हुस्न से उसकी जान लेने पर तुली हुई थी। वो इस कदर खूबसूरत थी कि अगर बाला शाह उसे घंटों बैठे भी देखता रहता तो कभी थकता ना। उसने शनाया पर अपनी ठहरती नज़रों से उसका ऊपर से लेकर नीचे तक जायज़ा लिया, जो नेवी ब्लू कलर की साड़ी में मलबूस नंगे पैर खड़ी अब अपने सारे बालों को आगे की जानिब करती, अपनी पुश से टकराती, खुली डोरी को अपने हाथों में लेती, पकड़कर बंद करने लगी। बालाज की नज़रें उस पर जम सी गई। शनाया उसकी नज़रों का मरकज़ समझती कुछ महफूज सा हुई जब वो बेदिहानी में बेइख्तियार उसके हुस्न के आगे चलता हुआ उसके पास आने लगा, जो आज तमाम हथियारों में लबरेज उसके जज्बातों उसके अरमानों को इतनी हवा दे गई थी कि वो भूल गया था कि सामने खड़ी लड़की वनी में आई है। बहके बहके कदमों से चलता हुआ लगातार शीशे से उसे देखता, वो उसके खूबसूरती के खलिए में मदहोश होकर पिघलता, उसे डोरी से उलझता देखकर उसके बेहद करीब आ गया। जबकि उसके करीब आते ही शनाया को उसकी गर्म तपिश भरी सांसें अपनी गर्दन पर पड़ती हुई महसूस हुई। एक पल को उसके हाथ रुके जब बालाज ने अपने हाथ ऊपर करते उसकी डोरी को अपने हाथों में लिया और आईने से अपनी नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ते उसकी डोरी को अपनी उंगलियों में फंसाते उसके और अपने दरमियान मौजूद बिल्कुल ही थोड़ा सा फासला ख़त्म करने के लिए वो झटके से उसकी डोरी को खींचता उसे अपने चौड़े सीने के साथ लगा गया। शनाया जैसे ही उसके मजबूत सीने के साथ टकराई, उसे अपनी धड़कनें मुंतशिर होती महसूस हुई। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को दबोचा। इससे पहले वो मजीद कोई जसारत या गुस्ताखी करता, उसी वक्त बाहर आसमान में बिजली चमकी और बादल बुरी तरह गरजे, जिसकी तेज़ आवाज़ सुनते बालाज शाह को जैसे होश सी आई हो। वो गर्दन उठाकर शनाया की आंखों में देखता, थोड़ा पजल सा हुआ, मगर शनाया ने उसके देखते ही अपनी नज़रें झुका ली। बहुत शातिर हो तुम शनाया, अच्छा तरीका था शौहर को करीब लाने का। उसके हाथों पर गिरफ्त तेज़ करते बालाज ने तंज़िया लहजे में काटदार नज़रों से देखते कहा, तो शनाया ने फ़ौरन से अपनी आंखें मीचते उसकी निगाहों में देखा। आप खुद मेरे करीब आए हैं। उसे अभी तक अपने इतना नज़दीक देखकर वो दो टोक लहजे में बोली, मगर बाहर का मौसम ख़राब होने लगा था। तेज़ हवाएं चलने लगी थी, बादल यहाँ वहाँ मंडलाने लगे थे, सर्दी बढ़ने लगी थी। वो तो तुम्हारी डोरी खुली थी, तुमसे हो नहीं रही थी तो उसे बंद करने आया था मैं। बालाज ने बौखलाए हुए लहजे में अपने जहन को काम पर लगाते आखिर कोई बात बना ही ली। आया तो वो यही करने था, मगर यहाँ आकर फिसल गया तो क्या हुआ। लेकिन अब बताने से वो कतरा रहा था। फिर हुई नहीं मेरी डोरी बंद, दो बदू लहजे में उसी वक्त जवाब देते उसने शरारती नज़रों से तंजिया उसकी जानिब देखा तो बाला शाह के चेहरे के तासुरात बदले। उसे अब ज़रा समझ न आई कि वो क्या बोले और क्या ना बोले। वो बस मैं करने लगा था। अभी वो बोला ही जब शनाया उसकी बात बीच में टोकती खुद ही बोल पड़ी, हाँ करने लगा था, लेकिन तुम्हें देखते ही बहक गया, यही कहने वाले थे ना आप। शनाया ने मुंह के जाविये बनाकर बोलते बात मुकम्मल की तो बालाज ने फ़ौरन से उसे बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब करते उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बहुत अजीब हरकतें कर रही हो तुम आज।
बालाज ने बात को बदलने के लिए उसका रुख मोड़ा, मगर सामने भी शनाया मलिक थी। इतनी आसानी से वो बात को भूल जाने दे हो ही नहीं सकता था। अजीब हरकतें तो आपने की है अभी थोड़ी देर पहले, वो भी पूरे 10 मिनट तक। शनाया शौक लहजे में चेहरे के तासुरात संजीदा रखते हुए बोली, जबकि उसे बालाज को तंग करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। क्या पूरे 10 मिनट तक? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? सीना तान कर उसकी जानिब बढ़ते बालाज ने अपने चेहरे को सर्द किया ताकि वो ज़रा भी पजल होता हुआ दिखाई न दे। शनाया बेक वक्त खामोश हुई, उससे कोई जवाब न बन पाया। जब बाहर आसमान पर हरकत करते बादल ऐन वक्त बरसते हल्की हल्की बूंदें नीचे गिराने लगे। ये साड़ी किस खुशी में पहनी है? तुम्हारे बाप की बारात है क्या? उसे खामोश देखते बालाज ने खुद को काफ़ी हद तक सपाट करते काटदार लहजे में तड़क कर कहा, तो उसकी बात सुनते शनाया अपनी फुसूखेज़ी से निकलती खुद को बोलने से रोके बिना ना रह सकी। नहीं, आपके बाप के वलीमे में जा रही हूँ, साथ चलेंगे? साथ चलेंगे क्या? शनाया ने भी दो टोक अंदाज में तरकी बतरकी कहा, तो बालाशाह उसकी बात सुनते ही सुलग उठा। शनाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो वरना मैं अपने तरीके से काट दूंगा। बालाशाह अगले ही पल उसे ज़ोर से पकड़कर दीवार के साथ पिन करते अपने उबलते गुस्से को उस पर जाहिर कर गया। अच्छा, अभी कुछ वक्त पहले आप मेरी गर्दन काट रहे थे, अब क्या मेरी ज़बान काटेंगे? शनाया जानती थी वो उसे गुस्सा दिलाएगी तो वो मज़ीद उसके करीब आएगा, और अब वो उससे करीब ही तो करना चाहती थी। जबकि उसकी बात पर बालाज ने नाक फुलाते हुए अपने जबड़ों को भींचा, तो शनाया बाहर से आती मिट्टी की खुशबू को महसूस करने लगी। तंग आ चुका हूँ मैं तुम्हारी फजूल सी बातों से, और वैसे भी कसम से शनाया, जहर लगती हो तुम मुझे। तो किसी तो किसी खुशी तो किस खुशफहमी में हर तो किसी खुशफहमी में हरगिज़ मत रहना। बालाज ने अपने दांतों को पीसते उसके शरारती चेहरे से नजरें हटाते कुलस कर कहा, और अपने बाजू दीवार से पीछे करते उसकी राह फरार के रास्ते खोले। चले चले, मुझे कौन सा आप शहद लगते हैं? उसे खुद से दूर होते देख वो अपने हाथ को झटकती नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में बोली, तो बादशाह जो उससे दूर हुआ बेड की जानिब बढ़ने लगा था, लेकिन अब शनाया की बात सुनते उसने शनाया मलिक को उसी लम्हे बाजू से पकड़ा एक झटके में बेड पर गिराया। दूसरी तरफ नहाकर कपड़े बदलने के बाद वो अपने कमरे से निकलता, उसकी डायरी को अपने हाथ में पकड़ता गैराज की जानिब बढ़ता, अपनी गाड़ी में बैठता, उसे स्टार्ट करता, सियाह हवेली से बाहर निकलता, सफ़ेद हवेली की जानिब बढ़ गया। 10 मिनट के सफ़र के दौरान उसके जहन में हज़ारों खदशे आए और गए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका जहन किसी ने अपनी मुट्ठी में झड़क लिया हो, और अब जब तक वो नेहान से बात नहीं कर लेता, ना ही उसके दिल को सुकून मिलना था और ना ही उसके दिमाग को। वो निकल तो आया था, मगर बाहर का मौसम ख़राब होने लगा था। उसने गाड़ी को फुल स्पीड पर दौड़ा रखा था। उलझनों में झड़के जहन से छुटकारा पाने के लिए वो एक पुरसुकून सांस लेता आखिरकार सफ़ेद हवेली के सामने जाकर गाड़ी रोक गया। अपनी गाड़ी से निकलते सफ़ेद जीन्स पर ब्लैक शर्ट पहने, पुरकशिश हनी आंखों में हल्की सी नमी लिए वो बाहर निकलता अंदर की जानिब जाने लगा। जब वहाँ से गुजरती मुलाजमा को देखते उसने उसे मुखातिब किया, सुनो, निहान शाह क्या अपने कमरे में है? फैजल के पूछते ही मुलाजमा उस गबरू नौजवान को देखने लगी जिसकी पर्सनैलिटी देखने लायक थी, मगर उसकी आंखों में दुख था, कर्ब था। साहब जी, वो अपने घोड़ों के पास गई हैं यहाँ पर। मुलाजमा के बताते ही वो उसके अस्तबल की जानिब बढ़ गया। वो जैसे ही उस जानिब कदम बढ़ाने लगा उसकी धड़कनें तेज़ होने लगी। उसे एक डर सा था, कहीं निहान शाह उसे इनकार ना कर दे, उसके जज्बातों को रौन ना दे, कहीं उसे नाउम्मीद ना कर दे। उसने अपने डोलते कदम अस्तबल की जानिब बढ़ा लिए। दिल वीरान था और आसमान पर भी काली घटा छाई हुई थी, जैसे बादल अभी बरस जाएंगे। अपने लरसते दिल को दिलासा देते उसने इर्द गिर्द नजरें घुमाते हुए देखा। निहान शाह अपने पसंदीदा सफ़ेद बालों वाले घोड़े पर बैठी उसे तेज़ तेज़ दौड़ा रही थी। जब शहज़ल मलिक उसे घोड़े की सवारी करता देखता, अचानक से लाइन पर आते खड़े होता, उसे सामने से अपनी जानिब आते देख टकाटक उसकी ब्लू ग्रेनिश आंखों में अपनी हनी हेजल आंखें गाड़ गया। जबकि निहान शाह जो अपने ही ध्यान घोड़े को तेज तेज दौड़ा रही थी, शहज़ल मलिक के यूं सामने आ जाने पर उसने एकदम से घबराते दिल से घोड़े की लगाम खींची, तो घोड़े के अंधाधुन भागते पैर फौरन से उसके लगाम खींचते ही उसके पास जा रुके। घोड़े ने ब्रेक लगाई तो नेहान की हैरतज़दा आंखें उसे देखकर मजीद फैली। उसने बेक वक्त अपना गले में रुकता सांस बहाल होता महसूस किया। उसकी नज़रें शहज़ल मलिक के अफसरदा चेहरे पर ही थी, जिसे देखकर उसे महसूस हो रहा था जैसे ज़माने भर के सारे गम उसे ही हो। जबकि शहज़ल ने तो टुकटुकी ही उस पर बांध ली, जो लाइट ग्रीन कलर की लॉन्ग शर्ट पर खुले पाँचों वाला ट्राउज़र पहने बालों को कवर करने के लिए जॉर्जेट के दुपट्टे का हिजाब किए साथ हमरंग दुपट्टा ही एक शाने पर लटकाए हुए थी। शहज़ल ने नज़रें उस पर ही रखते अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके घोड़े पर हाथ फेरना शुरू किया,
جس کی وجہ سے اس کا گھوڑا تھوڑا نیچے کو ہوا تو نیہان شاہ ساکت ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے شہزل نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے اسے نیچے اترنے کا کہا تو جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی تیز نظروں سے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر نظر انداز کرتی خود ہی احتیاط سے گھوڑے سے اتر گئی۔ تم میرے استبل میں کیا لینے آئی ہو؟ نیہان نے چہرے کے تاثرات سنجیدہ کرتے سپاٹ لہجے میں پوچھا تو شہزل زخمی سا مسکرایا۔ اگر میں بولوں تمہیں لینے آئی ہوں تو کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ شہزل نے بہت مان سے سوال کیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ تم سے میں نے تھوڑی سی بات کیا کر لی؟ تم تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے ہی پڑ گئے۔ نیہان کا لہجہ سخت بدمزہ ہوا جس پر شہزل کا دل بری طرح دکھا۔ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، امید ہے کہ تم میری بات سنو گی اور جواب بھی دو گی۔ ایسی بھی کیا بات ہے جو تمہیں اس وقت آنا پڑا؟ شہزل کی ڈگمگاتی نظروں سے تنگ آ کر اس نے اس پر اپنا ہلکا سا رخ موڑتے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ پشت پر ہاتھ باندھ کر نظریں جھکا کر وہ شائستگی بھرے لہجے میں نہایت ادب سے بولا تو نیہان نے فوراً سے مڑتے ایک ٹرانس سی کیفیت میں اسے دیکھا۔ واٹ؟ تم ہوش میں تو ہو شہزل ملک؟ کہیں پی وی تو نہیں آئے؟ نیہان تڑک کر بولی جبکہ اسے اس وقت شہزل کی دماغی حالت پر شبہ بھی ہوا۔ اتنی سنجیدگی سے وہ اسے شادی کا پرپوز کر رہا تھا۔ میں پیتا نہیں ہوں نیہان، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے آج جواب چاہیے، مجھے جواب دو نیہان۔ وہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ نیہان کو اندازہ لگانا مشکل ہو گیا کہ وہ شہزل ہی ہے نا، جبکہ اس کی گستاخی بھری نظریں اس کے ہونٹ کے پاس موجود تل پر ٹھہر سی رہی تھیں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی ریجیکٹ کیا تھا اور میرا ابھی بھی یہی جواب ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ صرف تم سے ہی نہیں بلکہ میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بہتر ہے تم مجھے اپنے دل سے نکال دو۔ ایک آخری کھا جانے والی نظر اس پر ڈالتی وہ آگے کی جانب بڑھ گئی۔ جب شہزل ملک کی دل چیرتی بات نے اس کے قدم وہیں پر جما دیے تو کیا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ اس کے سوال پر نیہان کے گلے میں کچھ اٹکا، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ عین وقت آسمان پر بجلی گرجی۔ وہ جواب نہیں دینا چاہتی تھی، اگر اس وقت وہ کوئی بھی جواب دیتی تو پھنس جاتی، اسی لیے خاموشی سے اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ جب شہزل لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ نظریں چرا کر بھاگ کیوں رہی ہو؟ میں نے کچھ پوچھا ہے، مجھے جواب دو، کیا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ شہزل نے سوال دہرایا تو نیہان کے تاثرات ڈھیلے پڑنے لگے۔ وہ سچ میں اب نظریں چرانے لگی تھی۔ نہیں تو؟ اس کی آواز لرزی، اس کی آنکھوں کے سامنے زابیان کا چہرہ آیا، اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے نظریں جھکائی لیکن وہ چاہ کر بھی زابیان کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ پھر تمہاری آواز کیوں کانپ رہی ہے؟ تم ہکلا کیوں رہی ہو؟ نظریں کیوں نہیں ملا پا رہی؟ شہزل نے مشکوک لہجے میں دریافت کیا۔ میں نیہان کنفیوز ہوئی، اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ وہ تم کیا نیہان؟ کیوں تم سے بتایا نہیں جا رہا کہ تم زابیان بھائی سے محبت کرتی ہو؟ اس کے بولنے کی دیر تھی جب نیہان شاہ نے اسی لمحے جھٹ سے نظریں اٹھا کر بے یقینی اور حیرت سے پھیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس پر تو جیسے ایک دم سے آسمان ہی آ گرا۔ اس کے اوسان خطا ہوئے، اس کا سانس رک گیا، اس کی رنگت پھیکی پڑنے لگی، ہونٹ زردی مائل ہو گئے، پیر شل ہوتے ساکت ہوئے، جسم بے جان ہوا۔ جب تب ہی اسی وقت آسمان گرجا اور برسنے لگا، بارش ہونے لگی، بجلی چمکنے لگی، موٹی موٹی بوندیں ان پر گرنے لگیں۔ شہزل اسے اپنے حواسوں میں کھوئے دیکھتا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لیے فوراً سے شیلٹر کے نیچے ہوا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ سکتے سے باہر نکلی اور ہونک چہرے سے ٹوٹے لفظوں میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تم نے بھائی کو کیوں نہیں بتایا کہ تم ان سے محبت کرتی ہو؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے شہزل نے سوال کیا۔ نیہان کی نظریں آسمان سے گرتی ٹپ ٹپ برستی بارش پر جا ٹھہری۔ میں انہیں نہیں بتا سکتی تھی، میری مرحوم بہن کے منگیتر تھے۔ نیہان کی آنکھیں بھیگنے لگی، اس نے ایک لمبا سانس لیتے بولنا شروع کیا۔ ماضی کی یادیں اس کے ذہن کی فوٹوگرافک میموری میں تازی ہونے لگی۔ تم تب سے بھائی سے ایک طرفہ محبت کرتی رہی نیہان، پھر ایسی محبت کا کیا فائدہ جس میں تکلیف صرف تمہیں ہو رہی تھی؟ محبت فائدہ یا نقصان نہیں دیکھتی شہزل، بس یہ خالص جذبات دیکھ کر ہو جاتی ہے۔ محبت یہ نہیں دیکھتی اگلا انسان کون ہے، کیسا ہے۔ محبت بس دل میں اپنے ڈیرے ڈالتی ہے اور یہ تک نہیں سوچتی کہ وہ شخص ہمارا نہیں ہے اور وہ شخص چاہ کر بھی میرا نہیں ہو سکتا۔ یہ میں جانتی ہوں۔ میں انہیں حاصل کرنا چاہتی شہزل، میں بس اپنی محبت کو ختم کرنا چاہتی ہوں جو نہیں ہو رہی شہزل، نہیں ہو رہی۔ میں جتنی بھی کوشش کر لوں تمہارے بھائی کی محبت میرے دل سے نہیں جا رہی۔ اب کی بار نیہان کی آواز بھیگنے لگی، اس کے لہجے میں وہ درد، وہ کرب محسوس ہونے لگا جسے وہ کب سے چھپاتی آ رہی تھی۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ تمہیں مجھ سے محبت کیوں ہوئی، میں صرف تم سے اتنا کہوں گی شہزل پلیز اس محبت کے جال میں مت پھنسو۔ اگر تم اس سیڑھی پر بھی چڑھ رہے ہو تو اپنے قدم موڑ لو، کیونکہ تمہیں یہاں پر منزل نہیں صرف دکھ ملے گا۔ میری بات کو سوچنا اور سمجھنا، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکوں گی، محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ نیہان بولتی بولتی
خاموش ہوئی تھی، اس کے گال پر لگاتار آنسو بہے تھے جسے اس نے بے دردی سے رگڑا۔ اب یہاں سے چلے جاؤ، اگر تمہیں لالا نے میرے ساتھ دیکھ لیا تو تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، اور میں امید کرتی ہوں تم میرے راز کو راز ہی رکھو گے۔ ریحان شاہ دل پر پتھر رکھ کر ایک آخری بات بولتی بغیر اس کی جانب دیکھتی بارش کے درمیان سے گزرتی ہوئی حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑا شہزل ملک بے جان ہو گیا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے کہہ گئی تھی کہ وہ اس سے محبت نہ کرے، مگر وہ اس سے تو پوچھتی وہ کتنا چاہنے لگا ہے اسے۔ اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے، اس کے قدم چلنے سے انکاری تھے جب وہ اپنے مرے قدموں سے چلتا ہوا بارش میں بھیگتا ہوا گاڑی کے اندر جا کر بیٹھتا، گھر جانے کی بجائے سڑکوں کے چکر کاٹنے لگا۔ باہر زور کی بارش شروع ہو چکی تھی۔ بارش کی چھم چھم کی آواز جیسے ہی شنایا کے کانوں پر پڑی تو وہ فوراً سے اپنا چہرہ موڑ کر بالا سے دور ہوتی، 1 منٹ سے پہلے اسے دھکا مار کر سائیڈ پر کرتی، اس کی بغل سے نکلتی، جھٹ سے بالکنی کی جانب بھاگی تو اس کے ایک شاندار دھکے کی وجہ سے بالا شاہ کی آنکھیں فوراً سے کھلی اور اس نے غیظ و غضب کے عالم میں پلٹ کر بالکنی کی جانب شنایا کو دیکھا، جو بارش کو دیکھ کر پاگل ہوتی اپنا ایک ہاتھ آگے کر کے اس میں بارش کے قطرے اکٹھے کرنے لگی۔ اس کی اس بچکانہ حرکت کو دیکھتا بالا شاہ اس کی جانب بڑھتا، اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا، اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ کو دیکھنے لگا، جبکہ شنایا کی ساری توجہ اس وقت برستی بارش پر تھی۔ سردی اسے بہت لگ رہی تھی، مگر پسند کے آگے سردی وہ بھول چکی تھی۔ وہ بارش کی دیوانی تھی، تبھی تو برستی بارش کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ ہائے مجھے بھی بارش میں بھیگنا ہے۔ ٹپ ٹپ گرتے لگاتار تیز تیز قطروں کو دیکھتی وہ کافی حسرت سے بولی، جس پر بالاج نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اتنی سردی میں بیمار پڑنا ہے کیا؟ بالا شاہ بے خودی کے عالم میں اسے دیکھ کر ڈپٹنے والے انداز میں بولا، مگر اس نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ ابھی تک بارش میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ بارش رک جائے میں ٹیرس پر جا کر انجوائے کر لوں۔ اپنی ساڑی کے پلو کو ہاتھ میں پکڑتی وہ اگلے ہی لمحے جانے کے لیے مڑی، جب بالاج نے اسی وقت اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے اپنے ساتھ لگایا۔ تم نہ تو ٹیرس پر جاؤ گی اور نہ ہی بارش میں بھیگو گی، سخت لہجے میں اس کی کمر پر پکڑ تیز کرتے وہ اس کے اٹھتے چہرے کو کینہ توز نظروں سے دیکھتے بولا، اور یہ ساڑی اتارو جا کر۔ بے حد سنجیدہ لہجہ اور سرد برفیلی اس کی نظروں کو دیکھتے شنایا انتہائی بدمزہ ہوئی۔ مجھے چھوڑے، مجھے بارش میں نہانا ہے، مجھے جانے دے۔ اتنی دیر بعد بارش ہوئی ہے تو میں تو بھیگ کر ہی رہوں گی، آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ اس کی کمر پر بالاج کی گرفت اس کی آنکھوں پر بالاج کی ترقی پڑنے لگی تو شنایا کلس کر بولی، پلیز بالاج مجھے ابھی جانے دے ورنہ بارش ختم ہو جائیں گی، دیکھے ہلکی ہو گئی ہے۔ شنایا کی توجہ بارش کی جانب مرکوز ہونے لگی جو تھوڑی ہلکی ہو گئی تھی۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا شنایا، مزید بحث مت کرو مجھ سے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ تو مجھ سے ناراض تھے نا؟ پھر اتنا حق کیوں جتا رہے ہیں؟ ناراض ہی رہے نا اب بھی۔ شنایا کو غصہ آنے لگا۔ ہاں ناراض تھا، لیکن تم نے منا تو لیا ہے مجھے، اور تم ایک رات مانگ رہی تھی نا، تو لو میں دیتا ہوں آج کی رات تمہیں، جو باتیں کرنا چاہتی ہو، جو وقت دینا چاہتی ہو، صرف اپنے شوہر کو دو۔ بالاج نے اسے خود کے مزید قریب کیا جب دوبارہ سے بارش اور تیز ہونے لگی اور اب کی دفعہ تو بارش کا رخ ان کے کمرے کی جانب ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے کپڑے گیلے ہونے لگے۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی رات، مجھے باہر جانا ہے، مجھے باہر جانے دے بس۔ بالاج کو منا کر شنایا کو اب صرف افسوس ہو رہا تھا۔ پہلے اس کی ناراضگی نہیں برداشت ہو رہی تھی، اور اب جب وہ راضی تھا تو اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اب اگر تم نے دوبارہ کمرے سے باہر جانے کا ذکر کیا نا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بالاج شاہ اسے اندر لے آیا۔ اگر آپ نے آج مجھے باہر نہ جانے دیا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی اور پھر کبھی نہیں مانوں گی۔ شنایا نے انگلی اٹھا کر دھمکی دینی ضروری سمجھی، جس پر بالاج شاہ کے لبوں پر استہزائیہ سی مسکراہٹ آئی۔ ناراض ہوگی تم؟ چلو ہو جانا، میرے بھی کچھ دن اچھے سے گزر جائیں گے۔ بالاج نے اسے خود سے دور جاتے دیکھ بازو سے پکڑ کر اگلے ہی لمحے جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ لگتا ہے آج کا ڈنر بھی کمرے میں کرنا پڑے گا۔ بالاج اس پر اپنا حصار تنگ کرتے ہوئے بولا، مگر شنایا اس کی گرفت میں مچلنے لگی۔ میں ناراض ہوں آپ سے، مجھ سے دور رہیں۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی اب اور نہ ہی آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گی، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی اب۔ شنایا کا لہجہ بھیگا، وہ بے بس ہوئی، اس کی گرفت میں مچلنے کی بجائے وہ اب ساکت ہو گئی، پھر اندر ہی اندر آنسو بہانے بھی لگی۔ وہ محسوس کر سکتا تھا وہ سسک رہی تھی، اس کا بہت دل چاہ رہا تھا بارش میں بھیگنے کا، مگر اتنی سردی میں اگر وہ بھیگ جاتی تو ضرور پورا ہفتہ بیمار رہتی، تب ہی تو وہ اسے نہیں جانے دے رہا تھا۔ اب آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اس کے آگے کی ناول میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔